तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मेरे एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के बारे में। तो मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों 10 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में 3 से 5। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग में सबसे पहले बात करें कि आराम से 45 क्वेश्चन ईजिली डूएबल है। बस आपको पेपर जो है 2 राउंड में करना है और पेपर काफ़ी आसान आ रहा है रीजनिंग का अगर बात करें। तो सबसे पहले रीजनिंग में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था जो कि मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन रीजनिंग में पूछा गया था, इजी सवाल था। और रीजनिंग में सीरीज़ जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है वो बहुत ही सरल पूछी जा रही है। मतलब ए का संबंध सी से है तो वाई का संबंध किससे होगा, डब्ल्यू का संबंध, ऐसे करके इजी था। मतलब दो दो प्लस हो रहे थे और फिर दो दो माइनस हो रहे थे, ऐसे सीरीज़ थी। और इसके बाद ब्लड रिलेशन से 3 सवाल थे। दो सवाल थे जो जिसमें 3 पीढ़ियाँ दी गई थी और एक सवाल था जिसमें कोडेड में था। मतलब कोडेड इक्वेशन दी गई थी कि ए हैशटैग बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ऐसे करके। तो तीनों सवाल काफ़ी इजी थे, आराम से एक ही बार में हो गए थे। इसके बाद स्टेटमेंट के 5 से 6 सवाल थे। स्टेटमेंट के 5 से 6 सवाल में डिसीजन मेकिंग के भी अच्छे सवाल पूछे थे, तो उसमें आपको एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। इसके बाद सिलॉक्स में 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन पॉजिटिव थे और एक क्वेश्चन नहीं वाला था। इसके बाद इनइक्वालिटी के 4 से 5 सवाल थे, ये नया नया होगा। तो इनइक्वालिटी में 4 से 5 सवाल थे जिसमें वो भी कोडेड इक्वालिटी थी। मतलब उसमें दिया गया था कि ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज़ ग्रेटर देन बी, और कॉमा करके दिया था। लेकिन जो कॉमा में शब्द जोड़ा था, तो जैसे ए है ए ग्रेटर देन बी, तो अगला जो स्टार्ट हो रहा था वो बी से ही स्टार्ट हो रहा था, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। इनइक्वालिटी के 4 से 5 सवाल थे, इजी थे, आसानी से हो गए थे। इसके बाद कैलेंडर की बात करें तो बेसिक माइंड वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि अगर एक 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 ए जो है एक कोई दिन के मतलब यात्रा करता है, वो बी के 2 दिन पहले यात्रा करता है, और बी जो है सी के 4 दिन बाद यात्रा करता है। अगर सी ने मान लो 10 तारीख को यात्रा की है तो ए ने कितने तारीख को की। मतलब बेसिक माइंड कैलकुलेशन वाले थे, कैलेंडर के 2 सवाल थे। और एक क्वेश्चन फिगर को पूरा करना था, इससे था। और इसके बाद एक क्वेश्चन उससे था कि ऐसे कितने शब्द हैं, जैसे नहीं ए हैशटैग बी और ऐसे करके मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जो होती है, उससे एक क्वेश्चन था कि ऐसे कितने शब्द हैं कि जिनके पहले कोई चिन्ह है और जिनके बाद कोई सम संख्या है, ऐसे करके एक सवाल था। ओवरऑल बात करें कि तो आपके फर्स्ट राउंड में अगर आप जाएंगे तो 35 से 38 सवाल आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड में जब आप करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में एडवांस जो है भर भर के पूछा जा रहा है, जिसमें से 2D और 3D के क्वेश्चन है, और प्रिज्म पिरामिड के भी क्वेश्चन है। प्रिज्म पिरामिड के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 2 जो क्वेश्चन है वर्ग से थे, और वर्ग प्रिज्म पिरामिड से था, और एक क्वेश्चन था समकोण त्रिभुज से। और आयत से 2 सवाल थे। एक आयत का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। मतलब सारे क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल बेसिक फार्मूला पे आ रहे हैं, कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं कि किसी भी सवाल में आपको दिक्कत हो। सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, बस फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। स्फेयर पे आ रहे हैं, हेमी स्फेयर पे सवाल आ रहे हैं कि सिलेंडर पे 2-3 क्वेश्चन थे कि किसी बेलन की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो नया क्षेत्रफल कितना होगा या नया आयतन। मतलब वही लंबाई को घटाना या त्रिज्या को घटाना बढ़ाना, ऊंचाई को घटाना बढ़ाना, बस इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे फार्मूला बेसिक पे आ रहे हैं, कोई भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आ रहा मैथ में। तो 2D 3D के सारे फार्मूला रिवीजन, साथ में प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आप रिवाइज करके जाइएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन निकालने के लिए जो बेस एरिया होता है उसमें हाइट से गुणा कर देते हैं, और अगर परिमाप निकालना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसके परिमाप में मतलब बेस पेरीमीटर में हाइट का गुणा कर देते हैं। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी थे। और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्काउंट से क्वेश्चन था कि कोई आदमी मान लो 100 रुपये की चीज़ लाता है और उसमें 20% बढ़ा के लिखता है, और फिर वो 10 और 15% की 2 बार छूट देता है, तो वो कितने में बेचेगा। मतलब मार्क प्राइस डाल के सक्सेसिव डिस्काउंट देना था। काफ़ी ईजी था सवाल। और 2 क्वेश्चन एसआई से सिंपल इंटरेस्ट पे थे, और जनसंख्या वृद्धि वाले सवाल थे कि यदि मान लो किसी शहर की जनसंख्या जो है 1 लाख है, और वह हर साल 5% की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। मतलब सक्सेसिव वाला था। ये भी क्वेश्चन ईजी था। और एक क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से था, जिसमें उनके दोनों के बीच की दूरी निकलवा रहा था। और एक स्पर्श जैसे क्वेश्चन था, वृत्त का था, वृत्त का क्षेत्रफल से क्वेश्चन था कि वृत्त की त्रिज्या, मान लो कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या जो है दुगनी कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन इस पर एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था θ/360 पाई r²। इस फार्मूला पे जितने भी क्वेश्चन थे सारे फार्मूला बेस्ड पे थे। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं कि जो 30 मिनट में 50 में से मतलब 45 क्वेश्चन तो हो ही जाएँ। मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 4-5 सवाल छोड़ के सब सिंपल से 2-2 लाइन, एक एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद समय दूरी चाल से एक क्वेश्चन था, जिसमें दूरी फिक्स थी, तो उनका
मतलब ऐसा था कि एक ए और बी की चाल का अनुपात 7:3 है, और और ए को जाने में बी से 3 घंटे या फिर 30 मिनट ज़्यादा या कम लगते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो बी कितनी दूरी कितनी देर में पहुंचेगा, ऐसे करके क्वेश्चन था। और इसके बाद आय व्यय से एक सवाल था कि राहुल की आय मान लो इतनी है, फिर उसमें यदि उसकी आय 20% बढ़ती है लेकिन वह खर्चा सेम लगता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था प्राइस एंड कंजम्पशन से, कि अगर गेहूं का प्राइस है, अगर 20% कम हो जाता है तो राहुल जो है 200 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है, एक इस तरीके का क्वेश्चन था। इसके बाद आपको 50 के 50 सवाल देखने हैं, क्योंकि हो सकता है शुरू के 2-4 क्वेश्चन ईजी दे, उसके बाद आपको कठिन क्वेश्चन दे दे, तो 50 सवाल आपको पूरे देखने हैं। और इसके बाद 50 सवाल देखने के बाद आपको हो सकता है कि लास्ट में आपको इजी क्वेश्चन मिले। तो 50 के 50 सवाल पे आपकी नज़र जानी चाहिए। और अगर मैथ में बात करें तो 40 से 42 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, मतलब अगर आप सही से स्पीड बढ़िया मेंटेन करके चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो वोकेबलरी है, अगर आपने ब्लैक बुक अच्छे से पढ़ी है तो ब्लैक बुक से आपकी ईजिली से फंस जाएगी। ब्लैक बुक से ईडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम सारे कुछ फंस जाएंगे, सारे पढ़े हुए हैं। और जो पढ़े हुए नहीं हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेंगे, क्योंकि जैसे सिनोनियम है तो तीन जो ऑप्शन होंगे ना, तो 3 ऑप्शन वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपको थोड़ा डिफरेंट महसूस होगा, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन वोकेबलरी ईजिली हो जाएगी, पढ़ी हुई लग रही थी वोकेबलरी। लेकिन एक नई चीज़ जोड़ी गई है जिसे होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स शायद मैं तो नहीं पढ़ के गया था, लेकिन होमोफोन्स जो है वो नए पूछे जा रहे हैं, तो होमोफोन्स समझ में भी नहीं आ रहे हैं कि इनका कैसे आंसर करें, और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो होमोफोन्स आप देख के जाइएगा। इसके बाद बात करें, स्पेलिंग एरर 3 से 4 थी। एक एस्थेटिक की स्पेलिंग पूछी थी, और एक जीनोफोबिया या फिर जीनोरेक्सिया ऐसे करके कोई स्पेलिंग पूछी थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से। एक्टिव पैसिव मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नहीं कि ईजी आप देख के बता दें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। 15 से 16 क्वेश्चन केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के थे। और होमोफोन्स तो नई चीज़ है ही। और इसका 2 पैसेज आए थे मेरे में, एक पैसेज ईजी था और जो दूसरा पैसेज था वो थोड़ा हार्ड था। इसके बाद जो पैसेज है आपको पूरा पढ़ने की पैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही नीचे हिंट दे रहा है कि हाँ यहाँ पे ये वाली लाइन है, और आप यहाँ पे मेन चीज़ तो है 2-2 क्वेश्चन पैसिव में जो है वो उससे पूछ रहा है कि वोकेबलरी से। 5 से 6 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के थे, जो थोड़े मुश्किल लग रहे थे मुझे, जो मैंने नहीं किए। और इसके बाद बाकी इंग्लिश भी सही आ रही है, वोकेबलरी पढ़ी हुई आ रही है। थोड़ा आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस पर ध्यान ना दें, जो आपका पैसेज होता है, पैरा होता है, उस पर ध्यान ना दें, उसको सबसे लास्ट में करें। और इसके बाद स्पेलिंग एरर ईजिली हो जाएगी, सब पढ़े हुए स्पेलिंग आ रहे हैं और साइड वोकेबलरी सब पढ़ी हुई आ रही है। हाँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देखने हैं। और अगर सेफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग आप अगर 150 प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग इसे सेफ़ अटेम्प्ट माना जाएगा। और बाकी अब जीएस की बात करें तो जीएस में तो सारा करंट अफेयर भर भर के पूछ रहे हैं। 2024 नवंबर का भी एक क्वेश्चन आया था रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड। और अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो फिर अच्छे से कर लेंगे आप, वरना इसमें इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बढ़िया, मतलब 2-2 3-3 लाइन के भी सवाल पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे के पूछ रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले सवाल भी काफ़ी थे। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स अच्छे से पूछ रहे हैं। और मेरे में आर्टिकल 262 यानी 266 ऐसे करके कोई आर्टिकल आया था, और मतलब 200 से ऊपर वाले आर्टिकल पूछ रहे हैं। और मतलब सारा जीके जीएस काफ़ी बढ़िया पूछ रहे हैं मतलब। और हिस्ट्री से थे 2-4 क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। स्टैटिक काफ़ी पूछ रहे हैं। स्टैटिक में एक कथक का था, मतलब डांस आप पढ़ के जाइए, और तबला वादक और ये सब पढ़ के जाइए मतलब। और क्या कहते हैं, और को जीके को क्वेश्चन नहीं ज़्यादा याद आ रहे हैं। बहरहाल जीके बढ़िया पूछ रहे हैं, मतलब जीके में अगर आप 25-30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा आपका। तो अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरा अटेम्प्ट रहा है, मेरे रीजनिंग में 47 क्वेश्चन किए हैं, और मैथ में मैंने 39 क्वेश्चन किए हैं, और इंग्लिश में मैंने 47 कर क्वेश्चन किए हैं, और इसमें मैंने जीके में क्वेश्चन किए हैं 35। और मैंने जीके में तुक्के भी काफ़ी मारे हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तुक्के मारे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद बहरहाल आपकी रीजनिंग मैथ आप इजीली कवर कर ले जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। बस जो जो मैंने टॉपिक बताया वो सब का रिवीजन करके जाइए। मैथ में मेनली रिवीजन करके जाइए फार्मूला का। बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और ईजी ही पेपर आ रहा है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। नमस्कार।